हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई आज मदद करने के लिए जाने माने ट्रेडर और इन्वेस्टर कोलकाता से अमित सेठ साहब जुड़ेंगे और वो मदद करने वाले हम लोग की, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करेंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपको बस आ रहा हूं, कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके, भाई ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का आईडी हो या फिर वो व्हाट्सएप नंबर हो, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप लोग रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, हमारी टीम्स फॉलो अप करेंगी, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली, पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आपसे टच करती रहेंगे। आपके डेटा डेटाबेस में जाता जाएगा एंड वो उससे निकाल के फिर आपको फॉलो अप करते रहेंगे और आगे वाले दिनों में हम लोग की शायद इस प्लेटफॉर्म पे फिर मुलाकात हो। मार्केट्स रख देता हूँ स्क्रीन पे जरा सा, उसके बाद सेठ साहब से चर्चा की शुरुआत। निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। ग्लोबल से मेरा मतलब यूएस, क्योंकि एशिया के तो प्रोमिनेंट मार्केट्स आज छुट्टी बना रहे हैं, तो जो यूएस का हैंडओवर था मजबूत था, आधे % से 3/4% उछाल था। तो हमने भी शुरुआत ठीक ठाक करी, हमारा सेंटिमेंट भी अच्छा था। हमने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हैं। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा, सेटअप अच्छा था, सेंटिमेंट पॉजिटिव थे, हमने शुरुआत बढ़िया करी। चलते चलते हम 90 पॉइंट मजबूत थे निफ्टी पे एक समय। आज के इंट्राडे हाईज कहाँ हैं? 445 के, पर वो हाईज छूने के बाद 90 पॉइंट मजबूत वाला निफ्टी अब एकदम फ्लैट हो गया है। 4 पॉइंट महज हरे में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 85 पॉइंट ऊपर से कूल ऑफ हो गया मामला। और अभी पता दिखा सकें नहीं दिखाएंगे, कैंडल स्टिक दिखाएं 1 वीक की तो शायद समझ में आए। लास्ट 3 दिनों से एक ही सप्लाई ओवरहैंग का पॉइंट बन गया है। वो थर्सडे का मोटा मोटी, वो जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी के दिन, उसका उस एक्सपायरी के दिन हाईज क्या थे? 433 के। कल मतलब मेरा मतलब है फ्राइडे, फॉलो पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था उसी ट्रेजेक्टरी पर आए थे। 433 थर्सडे का हाई था, 430 फ्राइडे का हाई था, वहीं से ठंडे पड़ गए थे, कंसोलिडेट कर गए थे। और आज भी मोटा मोटी उन्हीं जोन्स के आसपास है, 445 के आसपास के इंट्राडे हाईज लगे थे, ठंडे पड़ गए। तो बढ़िया मज़ार है। ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा आपकी कंसोलिडेशन है, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा सप्लाई ओवरहैंग बन रहे हैं उन्हीं पॉकेट्स के आसपास, और कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दिखती। अच्छे गेंस इंटैक्ट ही हैं। पिछले हफ्ते 2% निफ्टी, 2.25% निफ्टी बैंक वीक ऑन वीक गेंस दिखा रहा था। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है, ऐसा थर्सडे को भी आपने देखा था, फ्राइडे को भी वो सेशन पे पैन आउट हुआ था। निफ्टी बैंक शुरुआती डिप से उभरा था और बढ़िया इन ग्रीन बंद हुआ था। और आज भी निफ्टी बैंक इज फेयरिंग बेटर, 1/4% मजबूती के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। ये देखिए, ये है बेसिकली इस समय मूड माहौल, ये समीकरण। सेठ साहब, क्या लग रहा है निफ्टी को देखकर? थोड़ा सा ऊपर थक रहा है, ऐसी कोई खास दिक्कत तो दिखती नहीं है, लेकिन आप लोग का अप्रोच क्या होगा निफ्टी को लेकर? खरीदने का मन बन रहा है या नहीं? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो अभी फिलहाल हाँ। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। निफ्टी ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है यहाँ पे। आज के सत्र में जरूर हमने देखा कि थोड़ा सा आईटी शांत है और एफएमसीजी में थोड़ा सा न्यूज के चलते बैकफुट पे है, तो थोड़ा सा निफ्टी रेस्ट कर रहा है। बट ओवरऑल अगर पोजिशनली किसी की पोजीशन है तो 25,200 के स्टॉप के साथ निफ्टी में बने रहे। मुझे यहाँ पे 25,500 पहला टारगेट एंड 25,700 के टारगेट्स 3 से 4 दिनों में नजर आते हैं। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक निफ्टी एक बेटर शेड में हमें नजर आ रहा है। करंटली बैंक निफ्टी 52,057 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। एक्सिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोटक का अच्छा है और एचडीएफसी बैंक भी अच्छा होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी में नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव आएगा दैट विल बी ड्यू टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ से थ्रस्ट दे सकता है। एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पोजिशनली पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि निफ्टी बैंक वन शेड बेटर है निफ्टी से। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर इस समय दिखता है। कोई एक्सिस, कोई एचडीएफसी बैंक आज कंट्रीब्यूशन के लिहाज से तो बढ़िया ही कर रहे हैं। खैर,
चलिए, सवाल जवाब का बेसिक प्रेमाइस है ये शो का, बेसिक आइडिया था यही, तो उसी पे सीधे चलते हैं। मार्केट की चर्चा हो गई, सूरत जाना है, गाजियाबाद जाना है और बेंगलुरु जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह रेडी नजर आएंगे, सुबह का दोपहर हो गई रेडी नजर आएंगे। सूरत से सबसे पहले गीता मैम स्क्रीन पे। गीता जी, गुड आफ्टरनून। गीता मैम, कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 2 साल हो गए। पोस्ट कोविड, और 2 साल से कैसा रहा ये जर्नी स्टॉक मार्केट्स की, और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो कौन सा लेना है? सर पहले तो ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था और अभी इन्वेस्टमेंट पे थी। वो ट्रेडिंग वाला मामला फंस गया था इसीलिए इन्वेस्टमेंट है, या जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा था? नहीं, ट्रेडिंग में सर बस छोटे छोटे से प्रॉफिट लेती थी और उसके बाद फिर जब पूरा फंसा तो उसे पूरा ही छोड़ दिया। और जो फंसे हुए थे वो रख लिए? नहीं सर ट्रेडिंग करती थी, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन पहला, हाँ गीता मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? IRFC लिया हुआ है कि लेने का मन है? नहीं सर, IRFC तो अभी मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मेरा पहला सवाल जियो फाइनेंस है। ठीक है। जियो फाइनेंस के 3500 जो मेरे पास है, क्वांटिटी लिखी है 251। क्या पूछूं इसमें? तो सर इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ, कम से कम 5 इयर्स का मेरा विजन है। तो क्या रहेगा? मैं क्या रहेगा, क्या अमित जी से पूछूं सही कॉल है कि नहीं, लंबी अवधि के लिए रखूं नहीं रखूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, नहीं सर, ये लंबी अवधि के लिए मतलब मेरा टारगेट चाह रही हूँ इसमें, मतलब 5 इयर्स के लिए अगर मैं इसे रखूं तो मेरा टारगेट क्या रहेगा इसमें? ये कहना तो मुश्किल है, लिस्टेड हिस्ट्री भी छोटी है। सेठ साहब लॉन्ग टर्म चार्ट भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है मामला। अभी 4 डिजिट पे नहीं जाए सेठ साहब, इसका आंसर है क्या? 4 डिजिट पे पहुंचेगा क्या 5 साल रख लूंगा तो मैं? आशीष जी, थोड़ा सा वो कहना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हाँ, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल्स, कैसे आगे रिजल्ट्स आते हैं, कैसा मार्केट शेयर रहता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर एकदम 6 महीने से 1 साल तक की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे। हमने जियो में जरूर एक पुल बैक देखा 3 से 4 महीनों का, लगभग स्टॉक में 393 का प्राइस ऊपर में बनाया था, 300 तक आया। लेकिन यहाँ पे अब फर्स्ट हायर लो इन प्लेस है, लगभग 325-330 के आसपास। 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है, मूविंग एवरेजेस अच्छे से अलाइंड है। तो अब स्लोली एंड स्टेडीली मुझे लगता है कि स्टॉक वापस हाई लोज बनाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ 390। यहाँ पे हम फिर से असेस करेंगे। इन द मीनवाइल आपको यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस बना के रखना है 330 रुपीज का। जब तक 330 इंटैक्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब ये बात सही है, कहना मुश्किल है फंडामेंटल्स कैसे शेप अप होंगे। अभी तो जो अपडेट्स आते हैं वो तमाम जेवीज पार्टनरशिप स्टिच करने के ब्लैक रॉक के साथ तमाम अपडेट्स आते रहते हैं। देखना होगा वो सब होने के बाद अब बिजनेस कैसे पिकअप करता है। फॉर द टाइम बीइंग चार्ट्स बढ़िया हैं, 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन पे अभी बहुत कुछ खड़ा हो रहा है, तो अपने को जरा सा कॉन्स्टेंटली वॉच रखना है फंडामेंटल शेप अप कैसे होते हैं। पर क्योंकि जियो फाइनेंशियल से शुरुआत होगी तो भाई ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म चैनल के प्रमोटर्स और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स एक ही हैं। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से गीता मैम, आप भी और आप सब भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक्ट करने का मन कर रहा है, एक एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। गाजियाबाद से लक्ष्मी सिंह जी जुड़ती हुई। लक्ष्मी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। लक्ष्मी जी, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, कब आए थे? सर मैं कोविड में ही आई थी मैं भी। और 2-3 साल कैसे गए आपके? अच्छे है सर, प्रॉफिट खूब पैसा आ रहा है गाजियाबाद क्या? हाँ सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? मजा तभी आता है जब खूब पैसा आता है, मतलब खूब पैसा आ रहा है। तो लक्ष्मी मैम, ये जो स्टॉक डिसाइड कर रहा है कौन कर रहा है? आप खुद अपने चुनते हो क्या? नहीं, मैं आपका चैनल से ही चुनती हूँ, देखती हूँ, चैनल से ही देखती हूँ सर। क्या आप पर उसमें से कैसे डिसाइड करते हो? सुबह 8 स्टॉक कॉल आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर 8 आ जाते हैं, फिर 8 आ जाते हैं, इतने कॉल में कैसे डिसाइड करते हो क्या लेना है? सब ले लेते हो क्या? नहीं सर, सब नहीं खरीदती हूँ। जो मतलब थोड़ा पैसे भी देखने पड़ते हैं कि स्टॉक में क्या क्या डालना है, मतलब कितने पैसे डालने हैं। उसको फिर सिलेक्ट कैसे करते हो कि अमित सेठ साहब ने सुबह कॉल दिया, ये लूं कि नहीं लूं, नहीं लेती आज या ले लेती हूँ, कैसे डिसाइड करते हो? सर जो मुझे एक्चुअली, मैं ना ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं सभी शेयर। अरे वाह, ओके चलो ठीक है। लक्ष्मी मैम, पहला सवाल, IEX कितने पे लिया है, कितनी क्वांटिटी? सर 65 शेयर है और
168 के रेट पे है। 168। और लंबी अवधि को कैसे डिफाइन करते हो, कितना टाइम रुकोगे आप? 4-5 साल आराम से। कोई समय की कोई पाबंदी नहीं। अमित जी, चल भी रहा है बढ़िया सा, कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर इस समय? जी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हाँ। स्टॉक बड़े कंफर्टेबली अपने डेली चार्ट्स में भी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दिक्कत की तो यहाँ कोई बात नहीं है। इसे होल्ड करें। थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। 209 तक का अपने प्रॉफिट का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और पोजीशन में बने रहें। बने रहिए भाई। बेंगलुरु से वंदना बंसल मैम। वंदना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून वंदना मैम। क्या करते हो बेंगलुरु में आप? वंदना मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। नमस्ते सर, मैं एक हाउस हाय वाइफ मैम। हूँ। ओके, और कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हो? मुझे काफी टाइम हो गया, 2011 से। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। Yes, 13-14 साल। कैसा रहा ये सफर? कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? पोर्टफोलियो ने कैसा करके दिया 13-14 साल में? अभी तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। और स्टॉक कैसे डिसाइड होते हैं? खुद आप स्टडी करते हो या? मैं कैसे? और मेरे हस्बैंड मिलकर। ओके। वंदना मैम, पहला सवाल। मेरा पहला सवाल GIC रीपर है, ये IPO प्राइस के हैं, IPO टाइम के, और मैं तभी से इनको होल्ड कर रही हूँ। GIC का IPO प्राइस क्या था? 444 था। 444 स्प्लिट कितना हुआ टाइम हो था। गया? काफी टाइम हो इस- गया। अच्छा, ये स्प्लिट हुआ है बीच में? हाँ, बोनस शेयर आया था इसका। 800 IPO प्राइस था। 800 IPO प्राइस था, बोनस ये हुआ, तब भी लॉस ही लॉस है। भाई अमित जी, इतना टाइम रुक लिए, कुछ खास कमा के नहीं दिया है स्टॉक ने। अच्छा, वंदना मैम, लंबी अवधि के लिए रख रखा है क्या, या हाँ। लॉस में इसलिए रखे हुए हो? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। हाँ। 2018 में 1 for 1 का बोनस आया था। हाँ। क्या करना चाहिए अमित सर? जी आशीष जी, स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज काउंटर है, बट देख के लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कतें हैं। इनका लॉस तो कवर हो जाना चाहिए। तो जब तक स्टॉक लगभग 380 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप इसे होल्ड करें, और जब आपका प्राइस के आसपास, बाउंस के आसपास है, थोड़ी निकलने की सलाह है। मोमेंटम स्टॉक में तभी बनेगा मैम जब ये स्टॉक लगभग 450 460 के ऊपर निकलेगा, तो मोमेंटम बनेगा। तब तक एक साइडवेज काउंटर है, रिबाउंड मोड में है। आशा करता हूँ आपका प्राइस आएगा, वहां पे निकलने की कोशिश करें। आपका भाव आए तो निकल जाए, ज़्यादा दमखम नज़र नहीं आता इस स्टॉक में। गीता मैम, अगला सवाल। गीता जी? हाँ। हाँ जी सर, ये सर मेरे पास NHPC के 4000 शेयर है, और सर ये 103 पे मैंने बाय किए। और ये भी लंबी अवधि वाला मामला है ना? ये सर, इसमें भी मैंने शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, तो उसके बाद दोबारा परचेस किए थे। नहीं, तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक था जो आप होल्ड करके बैठे हो क्योंकि घाटे में चला गया था, ऐसा? नहीं सर, ये अब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। एक बार ट्रेडिंग हुई, कमाई हुई, फिर घुसे थे तो ट्रेडिंग के मन से ही घुसे थे, कमाई नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, ऐसा है क्या? नहीं सोचा ही था लॉन्ग टर्म के लिए घुस जाती हूँ। मुझे दिखा था। नहीं सर, ये मैंने लिया था क्योंकि उस समय सोलर पे ज्यादा काम हो रहा था, इस हिसाब से। अच्छा, कुछ मैक्रो डेवलपमेंट से इसीलिए रख लिया लंबी अवधि के लिए NHPC का काउंटर। भाई लंबी अवधि के लिए आज से सेठ साहब कैसा लगता है? फिलहाल के तो 6-7 रुपए पर शेयर का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मुझे। जी लंबी अवधि के हिसाब से स्टॉक अच्छा लग रहा है आशीष जी। स्टॉक में एक शार्प रनअप देखा, जैसे कि हमने कई थीम बेस्ड स्टॉक्स में देखा था। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 87-88 के आसपास आता है। वो एक स्टॉप लगा के रखें। अगर 99 के ऊपर निकले तो फिर यहाँ पे एक तेजी बनना शुरू होगी स्टॉक में। तो अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। लीजिए, कोई टेंशन। ये लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो आपका क्या अमित जी? जी आशीष जी, कई साल। लीजिए भाई, फिर तो क्या टेंशन है, अभी क्या पूछना है इसमें, रख लीजिए भाई आप भी। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल। सर मैंने EKI के शेयर लिए हुए हैं, E5। EKI, जी, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। 515। EKI वही हुआ ना, EKI एनर्जी सर्विसेज। हाँ। अच्छा, बाप रे, 200 रुपए का लॉस हो रहा है, क्यों लिए थे ये? ये सर इसकी न्यूज आई थी
और ये भी शेयर मुझे दिए हुए काफी टाइम हो गया है। पता नहीं, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है। अमित जी, कहाँ बाजार रिकॉर्ड हाइस के करीब खड़ा हुआ है, सब कुछ चल रहा है अपना, तो ये क्या ही 200 रुपये नुकसान में बैठा हुआ है। जी स्ट्रक्चर तो आशीष जी बहुत खराब है यहाँ पे। ऑलरेडी मैम को 200 रुपए का लॉस है। 310 के अगर लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो इतने बड़े लॉस के बाद सलाह तो यही है कि कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। ओवरऑल चार्ट इसका अच्छा नहीं है। ओके, वंदना मैम, अगला सवाल। सर एक आईपीओ लिस्टिंग था अभी, एक्सिकॉम। कितना टाइम हो गया एक्सिकॉम के आईपीओ को लिस्ट हुए? आई थिंक 6 मंथ पहले ही हुए था। मार्च में हुआ था, यू आर राइट। हाँ, तो फरवरी या मार्च में। हाँ, इसके 300 शेयर है 256 पर। 256 आईपीओ प्राइस था, इशू प्राइस था क्या जिस पे लिया था? नहीं, बाद में लिया था, लिस्टिंग के बाद लिया था, और गया बीच में 550 तक था, है ना? 550 तक आई। ओहो, ठंडा पड़ा। ये अमित जी क्या करना चाहिए? हालांकि ज्यादा लिस्टेड हिस्ट्री है नहीं अपने पास, 6 महीने पकड़ लीजिए। जी थोड़ा सा रनअप के बाद अब ये स्टॉक लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है मैं देख रहा हूँ। और 330 का सपोर्ट है, 330 टूटेगा तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। अच्छे खासे प्रॉफिट में मैम बैठे हुए हैं, तो सलाह यही है कि यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर होल्ड करना है तो 330 का स्टॉप लगा के रखें। 330 टूटे तो डेफिनेटली फिर तो प्रॉफिट बुक करना ही है यहाँ। 256 वाला चल रहा है 340 पे। हाँ, पहले कुछ ऊपर के औसत देखे थे, लेकिन हाँ प्रॉफिट में तो है ही, जो है निकलने की तैयारी करिए। ज़्यादा दमखम दिखता नहीं इस काउंटर में। वंदना मैम, गीता मैम, लक्ष्मी जी, ये आप लोगों ने किसी ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगाया नहीं था क्या? लगा नहीं क्या किसी का? लगाया था लेकिन नहीं मिला। किसी को नहीं मिला ना? मिले नहीं। तभी सब इधर उधर के स्टॉक पूछ रहे, किसी को नहीं लगा। अमित जी, कोलकाता में आपकी फैमिली में लगा किसी को क्या? कोविड के टाइम से लगा रही हूँ, आज तक मुझे आईपीओ लगा ही नहीं। किसी बाबा से मिलना पड़ेगा आपको इलाज नहीं रहेगा। सर अभी लेना चाहिए। और ये मैं नहीं बता सकता, अमित जी भी बता नहीं सकते, क्योंकि अमित जी चार्ट देखते हैं और अभी तो पहले ही दिन है, डेब्यू करा है जो स्टॉक में। हालांकि बहुत महंगा हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, पर ठीक है, ऐसे ही होता है जब क्वालिटी पेपर बाजार में आता है। खैर, वंदना मैम, गीता मैम, लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी आप बने रहो यार, ब्रेक के उस पर आपसे जरा सा एसबीएस स्टॉक पिक लूंगा। भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब सीधे चलें वापस सेठ साहब के पास आज की एसबीएस स्टॉक पिक के लिए। मेरा स्टिंग तो दिखा दो। सेठ साहब क्या लेकर आए? जी आशीष जी, आज का मेरा पिक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक हाई ब्रेकआउट। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और जब बाजार में डाउन टिक भी हम देख रहे थे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देख रहे थे, तो ये सबसे पहला स्टॉक था जो जिसने गैप फिल किया था और अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया था। तो अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 1226 का स्टॉप लॉस रहेगा, पोजिशनल व्यू है, और टारगेट्स रहेंगे 1300 और 1320 के। बहुत बढ़िया। पिछले हफ्ते एक्सिस बैंक छाया हुआ था, खूब ब्रोकरेजेस का अपग्रेड्स आ रहे थे, और अब स्मार्टली सेठ साहब कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पे दरअसल अब नजर रखें, ये चलने की तैयारी कर रहा है। एक बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया आप लोगों की स्क्रीन्स पे। चलिए, इस नोट पर सेठ साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से हम सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।